नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाए होंगे। ओके। और जैसा कि सभी लोग को मालूम है कि टीजीटी और पीजीटी के जो है वैकेंसीज जो है आ चुकी हैं, यूपी पीजीटी वाली और टीजीटी वाली। और जिसके अंतर्गत जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे जिन जिन लोगों का सोशल साइंस है, ठीक है, और सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं तो उससे रिलेटेड मेरे वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीजीटी हिस्ट्री में भी। तो आप लोग जो है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस पर थंबनेल पर मेरा वो सब लिखा रहता है कि टीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, ठीक है। तो उसको देख करके वीडियोस को देखते रहें और तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करते रहें, ठीक है। तो आज का जो थंबनेल है उसको देख करके तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, एक हिंदू शासक, राजपूत शासक, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या है इस वीडियो में ना, और इनके बारे में क्या चीजें फैक्टफुल हैं। तो बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था वो सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ, ठीक है, और गुजरात में हुआ था। और एग्जैक्टली देखा जाए तो गुजरात में कहां पर हुआ था? अनहिल पाटन में। अनहिल मतलब कि अनहिलवाड़ा भी कहते हैं और इसको हम पाटन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम पाटन भी कहते हैं। तो यहीं पर गुजरात में इनका जन्म हुआ, ठीक है। अनिलवाड़ा कहो चाहे कहो पाटन, ठीक है। तो वहां पर इनका जो है जन्म होता है, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और जो इनके छोटे भाई हैं हरिराज, इनका भी यहाँ पर जन्म हुआ। जैसा कि आप देख रहे हो ये गुजरात है, ये मैप बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे सोमेश्वर जो शासक हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 1177 ईस्वी में। और उस वक्त जो है पृथ्वीराज चौहान जो है मात्र 11 वर्ष के हैं, ठीक है, और अभी नाबालिग हैं। और गद्दी पर मतलब कि बैठाना तो जाएगा इनको, लेकिन अभी नाबालिग हैं, बालिग नहीं है। तो इनकी जो माँ है इनकी संरक्षिका बन जाएंगी ना, और ये गद्दी पर बैठेंगे। तो इनकी माता के देख रेख में सारा राजकाज चलेगा। तो 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे, ये चीज है ना। और वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर इनका नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। देखिए राजस्थान, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये हो गया राजस्थान, हो गया, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। हरियाणा इस भाग में पड़ता है, दिल्ली ये रही, ठीक है, और पंजाब इधर, मध्य प्रदेश इधर, और उत्तर प्रदेश इस भाग में इनका शासन था, ठीक है। इस भाग में इनका शासन देखने को मिलता है। पूरे क्षेत्र पर शासन नहीं था, मतलब कि कुछ क्षेत्रों पर, इन सब जगहों के कुछ क्षेत्रों पर इनका अधिकार दिखाया जाएगा, ठीक है। ये रहा हरियाणा और ये रहा आपका पंजाब। तो इन भागों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए ये जो इतिहासकारों ने राजपूत शासकों के दौरान जो है, जो दरबारी इतिहासकार होते थे, ये प्रशंसा वाला इतिहास लिखते थे। जैसे कोई राजा है तो उसकी प्रशंसा में ही लिख दिया करते थे कि आप ऐसे, आप जो है इतने महान। तो उस प्रशंसा में जो राजा होता था उनको दान किया करता था, है ना, सोना चांदी हीरा मोती की लो। तो एक झूठी प्रशंसाएं देखने को मिली हैं इस राजपूत काल के दौरान लिखे गए इतिहास में। अगर आप किताब उठा करके देखें, और अगर आप एक अच्छे इतिहास के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप किताब उठा करके देखें। जो पश्चिमी इतिहासकार हुए हैं या जो मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, उनका इतिहास उठा करके देखिए और ये इतिहास उठा करके देखिए, दोनों में बड़ा अंतर है। जो मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, जो पश्चिमी इतिहासकार हुए हैं, उन लोगों ने जो इतिहास लिखा है उसमें तिथियों को विशेष जो है तवज्जो दी है और वास्तविकता को दर्शाया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर से उधर जोड़ दिया गया हो, लेकिन वो लोग तिथियों का विशेष ध्यान रखते थे। तो क्या आप देख रहे हो कि पृथ्वीराज चौहान की जो डेट है इनकी तिथि वाली, कि जन्म कब हुआ इनका, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन पैदा करता है। एक 1154 मिलता है, एक 1166 मिलता है ना। तो इस प्रकार से बड़ा कंफ्यूजन है कि कब हुआ। अनुमानतः इस दौरान, राजपूत काल के दौरान भी अनुमानतः शब्द जो लगा हुआ है भारतीय इतिहास में, जो भारतीय इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है, तो उसमें ऐसा लिखा गया है
तो थोड़ा ये डिफरेंट है, थोड़ा ये अजीब लगता है ना। तो ये डेट देखने को मिलती है। ओके, तो आपने देखा इन क्षेत्रों पर इनका शासन था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज मतलब तृतीय। अब आप जो देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय की बात हो रही है। तो आप लोग चाहे पृथ्वीराज चौहान कहें, पृथ्वीराज थर्ड भी इनको कहा जाता है ना। और इतिहास में राय पिथौरा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने चंदेल राजा, ठीक है, जो कि खजुराहो के आसपास के, ये बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे, है ना। चंदेल राजा परमर्दी देव, चंदेल राजा परमर्दी मतलब कि देव को हराकर महोबा पर अधिकार किया था। ये इनकी एक विजय देखने को मिलती है। बाकी बहुत साम्राज्य विस्तार इन्होंने नहीं किया कि अपना जो है किंगडम बहुत आगे तक लेके मतलब कि लेकर के गए, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है इनके इतिहास में, ठीक है। अब बात की जाए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में, 1192 में। तराइन पड़ता है आपके हरियाणा में। तो पहले वाले युद्ध में तो मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। तो उसी खुशी में पृथ्वीराज चौहान ने उनको जो है बख्श दिया कि चलो भागो, तुम गिर गए हो, तुम पराजित हो, तो हम मतलब गिरे हुए के ऊपर हम हथियार नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके के बातें सुनने में आई और उनको छोड़ दिया और ये अपने राज्य में फिर से मगन हो गए, ठीक है। और उसी बीच जो है संयोगिता, ठीक है, जयचंद वाला मामला सभी लोग जानते हैं कि उनकी बेटी को उठा लाए, ठीक है। और 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर से हमला किया। इन दोनों में देखिए कितना अंतर है। पृथ्वीराज चौहान जो है एकदम जो है बेखबर हो गया कि क्या है कि मैंने किसको हराया था, क्या वो दुश्मन फिर से आ सकता है। तो इन चीजों को लेकर के इनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए था। जैसा कि चंद बरदाई स्वयं लिखते हैं कि जो संयोगिता थी उसको उठा करके जब वो ले आए तो वो अजमेर के दुर्ग में ही उसी के साथ ही मतलब कि रहने लगे। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रह गया उनको, है ना। तो ये कमी थी। राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है साम्राज्य विस्तार, मतलब कि विस्तार करना, युद्ध जैसा माहौल बनाए रखना, जैसा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है। कौटिल्य भी कहता है, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करना, चाहे वो युद्ध के तरीके से हो, चाहे वो अन्य तरीकों से हो। जैसे कि अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार यानी कि अपने नाम को कहां तक पहुंचाया? धर्म के आधार पर विश्व के देशों में, ना। तो इस तरीके से हम या राजा जो हैं ये चीज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मोहम्मद गौरी मतलब कि हार गया है, वो रात दिन नहीं सोया। वो पूरा 1 साल तक पूरी तैयारी किया और फिर से 1192 में तराइन के मैदान में फिर से आकर के खड़ा हो गया और ये बेखबर थे, है ना। और उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा और इनकी पराजय हुई। तो कहा जाता है कि इनकी जब पराजय हुई तो इनको अजमेर में बंदी बना करके ले जाया गया, है ना। और जहां पर इन्होंने बाद में विद्रोह किया था और इस विद्रोह के दंड के रूप में इनको मौत की सजा दी गई, ऐसा पढ़ने को मिलता है। अब बात आ रही गजनी में भी ये मिलता है। तो चंद बरदाई का कहना है कि वो गजनी चले गए थे, उनको बंधक बनाकर गजनी ले जाया गया था। और चंद बरदाई जब वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये इनके मित्र हैं, तो वहां पर वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो चंद बरदाई की आवाज से भली भांति जो है परिचित थे। तो वो धोखा करके जो है मोहम्मद मतलब कि गौरी को देखता है, वहीं पर बैठता है। उसके बाद वो उनको बताता है एक स्टोरी के द्वारा, ना, एक जैसे गीत कोई होता है उस तरीके से। तो उस प्रकार से अंत में आता है कि मत चुको चौहान, तो वो धनुष बाण जो है मतलब कि बाण चला देते हैं शब्द भेदी, और जाकर के वो मोहम्मद गौरी को लगता है और वो मारा जाता है। और अंत में पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। ऐसा देखने को मिलता है। तो ये प्रशंसा है और ऐसी स्टोरी पर जल्दी विश्वास नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इतिहास मांगता है प्रमाण। कोई चीज मिलती है तो उसका कोई अगर प्रमाण मिलता है तो वो इतिहास पुख्ता हो जाता है। लेकिन अब केवल वो कहानी पढ़ने को मिली और उसके साक्ष्य के रूप में कुछ ऐसा मिला नहीं, तो ये कहानी केवल एक मनगढ़ंत कहानी मानी जाती है कि ऐसा केवल प्रशंसा बस लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अजमेर में और गजनी में ये माना जाता है। अच्छा, जो तराइन का युद्ध हुआ था ये कितने हुए, ये भी कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। जैसा कि एक मतलब कि जो मुस्लिम इतिहासकार किताब लिखी तबकाते नासरी तारीख फरिश्ता जो कहता है
कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करें। ठीक, उसके बाद जमी उल हिकाया जो किताब है, और दूसरी है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर का कहना है इस किताब में केवल दूसरे तराइन युद्ध का उल्लेख मिलता है, दूसरे तराइन युद्ध का, बाकी में 2 युद्ध का मिलता है। अब बात करें राजपूत काल के दौरान लिखी गई किताबों में क्या क्या मिलता है। हमीर महाकाव्य में मिलता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 9 युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज प्रबंध में लिखा है कि 8 युद्ध हुए थे। प्रबंध कोश में लिखा हुआ है कि 21 युद्ध हुए हैं, और प्रबंध चिंतामणि में लिखा हुआ है कि 22 युद्ध हुए हैं, है ना। तो सत्ता क्या है, रियलिटी क्या है, ये भी आज भी एक रहस्य है। हो सकता है कि 2 से ज्यादा युद्ध हुए हों, लेकिन ये 22-21 कहानी कुछ समझ में नहीं आती ना। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको बताया, राजपूत काल के दौरान जो इतिहास लिखा गया, एक प्रशंसा के रूप में लिखा गया। उतनी सच्चाइयां नहीं है उनमें कि वो स्पष्ट हो। ठीक है, तो आपने देखा पृथ्वीराज चौहान का आज का ये फैक्टफुल टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। ठीक है, और सभी को नोट डाउन कर लें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।